नमस्कार। आज हम जावा प्रोग्रामिंग की दुनिया की पड़ताल कर रहे हैं हाँ, हमारे सामने जावा पर एक बेसिक सा लेख है। और हमारा मिशन है इसकी सबसे जरूरी बातें समझना। बिल्कुल, कि जावा असल में है क्या, क्यों इतनी खास है और कैसे काम करती है पर्दे के पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। जावा, ये नाम टेक्नोलॉजी में हर जगह सुनाई देता है। हाँ, काफी पॉपुलर है। तो इस लेख में जो शुरुआती जानकारी है वो कहती है कि जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है और शायद सबसे अहम बात प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। इसे 1995 में सन माइक्रोसिस्टम्स ने बनाया था, सही, और अब ओरेकल के पास है। बिल्कुल, और ये हाई लेवल का मतलब है कि इंसानों के लिए समझना लिखना आसान है, मशीन कोड से तो कहीं ज्यादा। अच्छा, और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट वाली बात, ये थोड़ी और समझाएंगी? हाँ, ये सबसे क्रांतिकारी चीज थी। इसका मतलब है WORA, राइट वंस रन एनीवेयर। बोरा यानी कोड एक बार लिखो और फिर उसे किसी भी मशीन पर चला लो। किसी भी मशीन पे, मतलब विंडोज, मैक? हाँ, विंडोज, मैक, लिनक्स, जहां भी जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट हो। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी चीज थी जब अलग अलग सिस्टम के लिए अलग कोड लिखना पड़ता था। समझ गया। इसने तो डेवलपमेंट का तरीका ही बदल दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये कहीं भी चला वाला जादू, ये होता कैसे है असल में? ये कमाल है जावा वर्चुअल मशीन का, JVM कहते हैं इसे। JVM, ओके। देखिए, होता क्या है, प्रोग्रामर जावा कोड लिखता है, वो .java फाइल होती है। फिर एक जावा कंपाइलर होता है, जेवाक, वो उसे सीधे मशीन कोड में नहीं बदलता। अच्छा, तो किस में बदलता है? वो उसे एक बीच की भाषा में बदलता है, बाइट कोड। ये .class फाइल होती है। बाइट कोड? हाँ, ये बाइट कोड एक तरह का यूनिवर्सल कोड समझ लीजिए। अब जिस भी मशीन पर प्रोग्राम चलाना है वहां JVM इंस्टॉल होना चाहिए। ओके। वो JVM उस मशीन के हिसाब से इस बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है, मतलब चलाता है। तो JVM ही वो पुल है एक तरह से? बिल्कुल, JVM ही बाइट कोड और असली मशीन के बीच का अनुवादक है। विंडोज का JVM अलग, मैक का अलग, लिनक्स का अलग, पर सब एक ही बाइट कोड समझते हैं। गॉट इट। तो JVM की वजह से कहीं भी चल जाता है। हाँ, और स्पीड के लिए भी इसमें कुछ होता है। हाँ, लेख में जिट कंपाइलर का जिक्र है, जस्ट इन टाइम। एग्जैक्टली, जिट कंपाइलर। ये क्या करता है, जब प्रोग्राम चल रहा होता है ना, तो बाइट कोड के जो हिस्से बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें वो फटाफट मशीन की अपनी भाषा यानी नेटिव कोड में बदल देता है। रन टाइम पर ही? हाँ, रन टाइम पर। इससे प्रोग्राम बहुत तेज हो जाता है, लगभग नेटिव कोड जैसा ही। अच्छा, तो JVM पोर्टेबिलिटी देता है और JIT स्पीड। कमाल है। सही कहा। इस जानकारी में जावा की और भी खूबियां बताई गई हैं, जैसे कि ये सरल है। हाँ, मतलब सिंटेक्स वगैरह दूसरी कुछ भाषाओं जैसे C++ के मुकाबले थोड़ा आसान माना जाता है सीखने के लिए। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इसका क्या मतलब हुआ? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कोड को असली दुनिया की चीजों या कॉन्सेप्ट्स के रूप में ऑर्गेनाइज करना, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का इस्तेमाल करके। अच्छा। इससे बड़े और कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाना और मैनेज करना आसान हो जाता है, कोड रीयूजेबल बनता है। और क्या क्या है? सुरक्षित भी बताया गया है। हाँ, सिक्योरिटी फीचर्स इसमें बिल्ट इन है। मेमोरी मैनेजमेंट वगैरह खुद करता है, जिससे कुछ कॉमन सुरक्षा खतरे कम हो जाते हैं। मजबूत भी, मतलब रोबस्ट? रोबस्ट, हाँ, मतलब इसमें एरर हैंडलिंग, जिसे एक्सेप्शन हैंडलिंग कहते हैं, वो काफी अच्छी है। प्रोग्राम आसानी से क्रैश नहीं होता। ओके। और मल्टी थ्रेडेड? मल्टी थ्रेडेड का मतलब है प्रोग्राम एक साथ कई काम कर सकता है। जैसे एक तरफ डाउनलोड चल रहा है, दूसरी तरफ आप इंटरफेस यूज कर रहे हैं। इससे ऐप ज्यादा रिस्पॉन्सिव लगता है। और पोर्टेबल तो हमने देख ही लिया JVM के कारण। बिल्कुल, लेख में शायद हेलो वर्ल्ड का उदाहरण भी होगा। हाँ है, काफी सीधा साधा दिख रहा है। और ये भी जानना जरूरी है कि जावा का सिर्फ एक ही रूप नहीं है। हाँ, इसके अलग अलग एडिशंस हैं ना? हाँ, जरूरत के हिसाब से। जैसे जावा SC स्टैंडर्ड एडिशन, ये डेस्कटॉप ऐप और बेसिक जावा के लिए है। ओके। फिर है जावा EE एंटरप्राइज एडिशन। अब इसे जकार्ता EE कहते हैं। ये बड़े कॉम्प्लेक्स वेब और बिजनेस ऐप के लिए है। जैसे बैंकिंग सिस्टम? हाँ, बिल्कुल, बैंकिंग, ई-कॉमर्स, बड़े बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स। और जावा ME माइक्रो एडिशन? ME पहले छोटे डिवाइस मोबाइल के लिए था, पर एंड्रॉयड के आने के बाद इसका यूज बहुत कम हो गया है। अच्छा, और एक जावा FX भी है? हाँ, जावा FX मॉडर्न GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने के लिए है।
दिखने में आकर्षक एप्स बनाने के लिए। तो ये तो हो गई थ्योरी। अब असल दुनिया में कहाँ इस्तेमाल हो रही है जावा, ये जानना इंटरेस्टिंग होगा। अरे असल दुनिया में तो जावा हर जगह है, सच में। सबसे बड़ा उदाहरण तो एंड्रॉइड एप्स है। हाँ, अरबों एप्स। अरबों। या तो जावा में लिखे हैं या कॉटलिन में जो खुद जेवीएम पर ही चलता है। सही। और बहुत सारी बड़ी वेबसाइट्स और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर का बैकएंड जावा में है। जैसे मैंने कहा, बैंकिंग सिस्टम, स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब जहां स्टेबिलिटी और स्केल चाहिए, बिल्कुल, वहां जावा बहुत भरोसेमंद मानी जाती है। और ये भी लिखा है कि माइनक्राफ्ट गेम जावा में बना है। हाँ, वो इतना पॉपुलर गेम जावा में ही बना है। ये दिखाता है कि जावा सिर्फ बिजनेस एप्स के लिए नहीं है। सही बात है। और आजकल की टेक्नोलॉजीज में आजकल भी बिग डेटा में इसका खूब इस्तेमाल है। जैसे हडूप और स्पार्क का जो पूरा इकोसिस्टम है, उसमें जावा एक कोर लैंग्वेज है। और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी जावा एप्लीकेशंस खूब चलती हैं। तो अगर हम इसे समेटें तो जावा एक बहुत ताकतवर और वर्सेटाइल भाषा है। हाँ, बहुत वर्सेटाइल। जिसका वो एक बार लिखो कहीं भी चलाओ वाला फंडा इसे खास बनाता है। बिल्कुल। और इसकी पहुंच एंड्रॉइड ऐप से लेकर बड़े एंटरप्राइज सिस्टम्स और यहाँ तक कि गेमिंग तक है। और कमाल की बात यह है कि ये लगभग 30 साल पुरानी भाषा है, पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। हाँ, ये बात तो है। लगातार इवॉल्व हो रही है, नई चीजें आ रही हैं इसमें। ये तो बस एक परिचय था, जैसा लेख में कहा गया है। तो इसके आधार पर अगर कोई अब जावा सीखना चाहे तो अगला कदम क्या होना चाहिए? हाँ, मेरे ख्याल से तो बेसिक्स पर जाना होगा, जैसे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, फिर कंट्रोल फ्लो, मतलब इफ एल्स स्टेटमेंट्स, लूप्स वगैरह। हाँ बिल्कुल, वो प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स हैं। हाँ। उनको समझना जरूरी है जावा में कोड लिखने के लिए। ये निश्चित रूप से आगे और एक्सप्लोर करने के लिए एक दिलचस्प रास्ता खोलता है। हाँ, जावा की दुनिया काफी बड़ी है।